अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबाह कारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज अहम खबर के साथ। नवाज शरीफ के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। अगला इलेक्शन इमरान खान की क़यादत में लड़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा हर पार्टी चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उनके सर पर हाथ रखे, एस्टेब्लिशमेंट मुंतखब हुकूमत के साथ है। नवाज शरीफ तारीख बताएं, 1 वे टिकट मैं दूंगा, मिनी बजट से कोई कयामत नहीं आएगी। पिछली दफा 5-5 साल लगाए हैं, कोर्ट के फैसले से वो गए हैं और ये हुकूमत भी इंशाल्लाह 5 साल पूरा करेगी। इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह अगला इलेक्शन लड़ेंगे। हर पार्टी ये चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसके सर पे हाथ रखे और एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है कि जो मुंतखब हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ होगी। नवाज शरीफ आता है नहीं आता, दफा बिला ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आना है तो आओ, मैं टिकट देता हूँ अपनी जेब से शेख होने के बावजूद। शेख ऐसा नुकसान का काम नहीं करते। 1 वे टिकट देता हूँ आपको, आप बताएं किस दिन आना चाहते हैं, उस दिन का आपको वीजा और पासपोर्ट देता हूँ। मिनी बजट 12 को हो या 15 को हो या 20 को हो, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, मिनी बजट पास होगा। पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी। हर शहरी महंगाई के भंवर में फंसा हुआ है। महंगाई का रिकॉर्ड सतह पर है। मुर्तजा वहाब की हुकूमत पर तनकीद, कहा वफाकी हुकूमत जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम हो गई। लोगों ने सिर्फ एक चीज देखी और वो है बहरान। ज़राई मुल्क होने के बावजूद खाद नहीं मिल रही, हुकूमत गैस, बिजली और रोजगार कुछ ना दे सकी। इखलाकियात का जो बहरान है पीटीआई की हुकूमत ने आज उसने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई है, उसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की 74 साल तारीख में नहीं मिलेगी। इन्फ्लेशन रिकॉर्ड सतह पर खड़ी हुई है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज से पाकिस्तान का हर शहरी महंगाई के भंवर में फंसा हुआ है। एक चीज है जो कि 3.5 सालों में पाकिस्तान की आवाम ने पीटीआई से कंसिस्टेंटली देखी है और वो है बहरान। हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, ज़राई मुल्क है। अब बताया जा रहा है कि फर्टिलाइजर की डेप्थ की कमी हमारे मुल्क में होने जा रही है। ना आपको गैस प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ना आपको बिजली प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ना आपको रोजगार प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और फिर कहते हैं हमने पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। और अभी आपको बताएं, अवाम हो जाएं तैयार, बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 33 पैसे इजाफे का इम्कान है। सीपीपीए की बिजली महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया है। चेयरमैन नेपरा ने बिजली प्लांट्स का 3 साल का ऑडिट कराने का इंदिया दे दिया। तमाम पावर प्लांट्स की बंदिश का शेड्यूल नेपरा के साथ शेयर करने की हिदायत कर दी। महंगी बिजली का एक और झटका देने की तैयारी, पाकिस्तानियों पर माह दिसंबर भी पड़ेगा भारी। सीपीपीए की दरख्वास्त पर नेपरा में समात, हुक्काम ने मौक़िफ़ अपनाया। नवंबर में 8 अरब 24 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की गई। बिजली की पैदावारी लागत 66 अरब 52 करोड़ रुपए रही। ईंधन की कीमतें बढ़ने से 35 अरब 26 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ा। इसलिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 33 पैसे इजाफा किया जाए। चेयरमैन नेपरा ने महंगी बिजली पैदा करने पर एनपीपीसी पर खफगी का इजहार करते हुए कहा, आप सिर्फ बिजली पैदा करते हैं, ये नहीं देखते कि ये महंगा प्लांट है। हम 3 साल का ऑडिट कराते हैं कि किस प्लांट से कितनी बिजली पैदा की। मुझे चेयरमैन ओगरा का फोन आया, उन्होंने कहा बिजली पैदावार के लिए फर्नेस फ्यूल नहीं उठाया जा रहा। उन्होंने बताया कि इससे रिफाइनरीज बंद हो रही हैं। पावर डिवीजन हुक्काम ने बताया रिफाइनरीज से आउट ऑफ मेरिट फ्यूल नहीं उठा सकते, लोकल रिफाइनरीज अपने मुनाफाजात कम करें। चेयरमैन नेपरा ने कहा नवंबर में बिजली की खपत 14% बढ़ी। मैं तो अपना बिजली का बिल देखकर चौंक गया था, मेरा भी फ्यूल एडजस्टमेंट का बिल काफी ज्यादा आया। चेयरमैन नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज करते हुए कहा, सीपीपीए के एदाद-ओ-शुमार का जायजा लेंगे। एदाद-ओ-शुमार दुरुस्त साबित हुए तो इजाफा मंजूर किया जाएगा। आवाम की जेबों पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। वफाकी काबीना कल खुसूसी इजलास में मिनी बजट की मंजूरी देगी। मोबाइल फोन्स, स्टेशनरी, फूड आइटम्स, लग्जरी अशिया महंगी होंगी। काबीना से मंजूरी के बाद इसी हफ्ते मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा, जिसके लिए हुकूमती टीम को टास्क भी दे दिया गया है।
IMF शराइत पर अमल दरामद, मिनी बजट की कल मंजूरी, महंगाई की नई लहर का खदशा। वफाकी काबीना कल मिनी बजट की मंजूरी देगी। 360 अरब का टैक्स इस्तिस्ना खत्म। टैक्स वसूलियों में मजीद 270 अरब रुपए की इजाफे की तैयारियां। टैक्स वसूलियों का हदफ 6000 अरब रुपए से जायद तक ले जाया जाएगा। मोबाइल फोन, स्टेशनरी, पैकेट फूड आइटम्स, दरामदी खुराक पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। कॉस्मेटिक्स, रिफाइनरीज पर भी टैक्स की शरह बढ़ाए जाने का इम्कान। गैर मुल्की गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी लग जाएगी। अवाम कहते हैं हुकूमत महंगाई के सिवा कुछ नहीं कर सकती। एक गोली आपको मिलती थी कोई 30 रुपए का पत्ता, अभी वही पत्ता जो है 90 रुपए का मिलता है। आप अंदाजा लगाएं 100% नहीं 200% महंगाई हो गई है। अवाम पिस रहे हैं और मुल्क की बहुत बुरी हालत होगी और मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है ना 50 साल पीछे जा रहा है बजाय आगे बढ़ने के। आटा, चीनी, चावल, दाल, बिजली, गैस, किसी भी चीज में अवाम को इस टाइम रिलीफ नहीं मिल रहा। तरक्याती बजट में 200 अरब रुपए की कटौती होगी। अवाम ने हुकूमत से महंगाई की लहर को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। मिनी बजट जो लाया जा रहा है ये IMF के डिमांड पे लाया जा रहा है। अवाम के लिए तो कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। जो मिनी बजट आ रहा है उसमें गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो रिलीफ दे। अच्छा पेज के हवाले से जिस तरह महंगाई बढ़ी है हमारी पेज भी बढ़ानी चाहिए इस तरह से। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद इसी हफ्ते मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक बिल के जरिए फी लीटर पेट्रोल पर हर माह लेवी 4 रुपए तक बढ़ाकर इसे 30 रुपए तक ले जाने का इम्कान है। बन्नू में सौकड़ी कबाइल बिजली और गैस लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। बन्नू मीरान शाह रोड को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नुमान। बन्नू में वापडा और महकमा गैस की जानिब से जारी गैर एलानी तवील लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका सोकड़ी के अवाम सड़कों पर। शहरियों ने बन्नू मीरान शाह रोड को टायर जलाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन कहते हैं कि 24 घंटों में बमुश्किल 1 घंटा बिजली आती है। आपको पता है कि आज बनो अक़वाम रोड पर निकले हैं बिजली और गैस के मसले पर। हम उस वक्त तक धरना देंगे जब तक हमारा कौम का मसला हल ना हो। इस इलाके पे जो जुल्म कर रहे हैं गैस वाले और बिजली वाले, ये बर्दाश्त की एक हद है। हमने शराफत से एसी डीसी सबसे बात कर ली लेकिन कोई मानने वाला नहीं है। मुजाहिरीन का कहना है कि तवील लोड शेडिंग के बायस अमूर खानादारी में सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। घरों में पानी है न चूल्हे जलते हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस जुल्म ये जो नाजायज हो रहा है, औरतें बच्चे बेचारे घरों में बेपानी के वो गुजार रही है, बगैर बिजली के वो गुजार रही है, इसके इंतजाम कर ले। गैस और वापडा को सही अंदाज के चलाने की कोशिश की जाए। मुजाहिरीन ने धमकी दी है कि अगर ये सिलसिला न रुका तो तलबा को स्कूलों में भेजने से रोक कर एहतजाज में शामिल करेंगे। कैमरामैन नसरुल्लाह के साथ मोहम्मद नुमान, आज न्यूज़ बन्नू। फैसलाबाद का रुख करेंगे। फैसलाबाद में गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का सिलसिला जारी है। खवातीन को उमूर खानादारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अजीम शहजाद से। जी अजीम शहजाद। जी, फैसलाबाद में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हर गुजरते दिन के साथ गैस की लोड शेडिंग जो है बढ़ती जा रही है और घरों के अंदर जो प्रेशर है वो इंतहाई कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से खवातीन को अमूर खानादारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। घरेलू सार्फिन जो है वो या तो लोड शेडिंग के बायस खाना जो है वो बाजार से खरीद रहे हैं मजबूरन, या फिर महंगे LPG सिलेंडर और महंगी लकड़ें जो है वो घरों में जला रहे हैं। हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद है, इस वाले से हम उनसे बात करते हैं। गैस तो आ ही नहीं रहा, आता है ऐसे जैसे डॉक्टर दवाई नहीं देते, आधा घंटा सुबह आ रहा है, आधा घंटा शाम को आ रहा है। तो गैस का बिल भी इतना ज्यादा है, 24,000 रुपया गैस का बिल आया। तो हुकूमत को कहो कि गैस का बिल भी कम करे और गैस भी पूरी दे। जी बिल्कुल, आपने खवातीन की बात सुनी। उनका यही कहना है कि इन्हें अमूर खानादारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत को चाहिए कि ना सिर्फ जो लोड शेडिंग को कम किया जाए बल्कि जो गैस का प्रेशर है उसे भी पूरा किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात जो है वो कम हो सकें। जी, और अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद का नया बल्दियाती निजाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। शहर इख्तिदार के साबिक बल्दियाती नुमाइंदों ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त दायर की और मौकिफ अपनाया। ऑर्डिनेंस के जरिए नया निजाम आइन से मुतसादिम है। मेयर का बराह रास्त इलेक्शन और डिप्टी मेयर का ओहदा खत्म करना खिलाफ कानून है। अदालत ने सदर मुमलिकत, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी करते हुए 11 जनवरी को जवाब तलब कर लिया।
اور اب آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2030 کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی عملے کی تربیت اور ماڈیولز کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس آج طلب کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں صوبائی الیکشن کمشنر کے نمائندے، شعبۂ ٹریننگ کے افسران اور دیگر متعلقہ حکام شریک ہوں گے. تربیت کے لیے استعمال ہونے والے مواد میں بہتری پر غور ہوگا. کراچی نسلہ ٹاور کی غیر قانونی تعمیر میں ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. پولیس اور اینٹی کرپشن کی جانب سے ٹاور کی تعمیر میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. نقشے کی منظوری دینے والے ڈپٹی ڈائریکٹر SBCA صفدر مکسی کے گھر پر چھاپا مارا گیا، تاہم گرفتاری عمل میں نہیں آئی. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماجد مکسی، ڈائریکٹر فرحان قیصر سمیت SBCA کے مزید 30 افسران کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر کارروائیاں کی گئیں. خیرپور میں شاہ عبداللطیف بھٹائی یونیورسٹی کی طالبہ کے اغوا کی کوشش کرنے والے ملزم گرفتار ہو گیا ہے. پولیس نے ملزم صفدر وسام کو گرفتار کر کے رانی پور تھانے منتقل کر دیا ہے. گزشتہ دنوں ملزم نے قومی شاہراہ پر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ طالبہ کی اغوا کی کوشش کی. مزاحمت پر 7 طالبہ زخمی ہو گئے تھے. پاکستانی نژاد امریکی خاتون وجیہہ سواتی قتل کیس میں اہم پیش رفت. ملزم رضوان حبیب، اس کے والد اور ملازم کو عدالت میں پیش کر دیا گیا. راولپنڈی کی مقامی عدالت نے ملزمان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. اسلام آباد ایئرپورٹ پر ASF کی کارروائی سامنے آئی ہے. بیرون ملک منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے. ابوظہبی جانے والے مسافر کے بیگ سے 3.5 کلو آئس ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے. منشیات کی مالیت تقریباً 4 کروڑ پاکستانی روپے بنتی ہے. ایئرپورٹ سیکورٹی فورس نے ملزم کو ANF کے حوالے کر دیا. دو 2021 پشاور میں پولیس کی آزمائش کا سال رہا. ایک طرف اسٹریٹ کرائم میں اضافہ تو دوسری جانب مسلسل قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رہا. پشاور سے عظم رحمان کی رپورٹ. پشاور پولیس سال 2021 میں بڑھتے ہوئے جرائم کے خلاف بے بس دکھائی دی. پولیس کے گراف پر قتل، خواتین اغوا اور اسٹریٹ کرائم کے واقعات ریڈ لائن پہ رہے. شہری بازاروں، چوراہوں اور دن کی روشنی میں گن پوائنٹ پر لٹتے رہے اور پولیس دیکھتی رہ گئی. سال 2021 میں قتل کے واقعات میں اضافہ رہا. شہر میں 451 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا، جس کا فگر گزشتہ سال 379 تھا، جبکہ مختلف واقعات میں خواتین کے اغوا کے 81 مقدمات درج ہوئے. آفینسز اگینسٹ پرسن جو ہے اس میں انکریز نظر آتا ہے کہ یہاں پہ مرڈر کچھ حد تک انکریز ہوئے ہیں ہمارے. اگر ہم ایبڈکشن اور الوٹمنٹ جس میں ہم وہ جو کہ لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں یا کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، اگر اس پہ دیکھیں گے اس میں تھوڑا سا انکریز ہے. رواں سال 5000 سے زائد سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کیے گئے، جن میں بھاری تعداد میں اسلحہ اور قتل مقدمات میں نامزد 537 افراد کو بھی حراست میں لیا گیا. رواں سال چوری کے 105 اور ڈکیتی کے 9 واقعات رپورٹ ہوئے. سنگین مقدمات میں مطلوب 4994 اشتہاریوں اور دیگر مقدمات میں ملوث 159 افراد کو گرفتار کیا گیا. مرڈر کے کیسز میں 50% لوگوں کو ہم نے آلریڈی اریسٹ کیا ہوا ہے. ایبڈکشن کے کیسز میں 74% ہے، زنا کے کیس میں 88% ہے اور کڈنیپنگ کے کیسز میں 74% ہمارے اریسٹ آلریڈی ہوئے ہیں 2021 کے اس میں. سال 2021 میں پولیس رپورٹ کے مطابق ریپ کے 72 مقدمات رپورٹ ہوئے. پولیس نے رواں سال صوبے کی تاریخ کی سب سے بڑی منشیات آئس کے خلاف بڑے آپریشن بھی مکمل کیے اور 80 کلو سے زائد آئس برآمد کر کے منشیات فیکٹریاں سیل کی گئیں. لیکن منشیات آئس کا دھندا کم کرنے میں پولیس کو مشکلات کا سامنا رہا. کیمرمین سعید اختر کے ساتھ عظم رحمان، آج نیوز، پشاور. سینٹ کا اجلاس جاری ہے. شہری رحمان اظہار خیال کر رہی ہیں، لیے چلتے ہیں براہ راست. پلیز پلیز سلیم صاحب جا رہے ہیں. اچھا مسٹر چیئرمین جی، مسٹر چیئرمین یار ایک منٹ بہرامن تنگی صاحب پلیز چلیں. جی مسٹر چیئرمین، اگر ان میں ذرا سی بھی اخلاقی جرت ہے، اگر ان میں ذرا سی بھی اخلاقی جرت ہے
तो ये अभी यहाँ पर जो बातें करके गई हैं तो इसका जवाब सुने। जनाब चेयरमैन, एक बात यही है, जनाब चेयरमैन, नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डर इन द हाउस, बैठे तशरीफ रखें जी। जनाब चेयरमैन, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर, मेरा इनसे सवाल है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक किस हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर पेश किया है? ये एजाज सिर्फ इमरान खान की हुकूमत को हासिल हुआ है कि मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर पेश किया गया है। नंबर 1। नंबर 2, जनाब चेयरमैन, कमेटी का इजलास हुआ, इनको बुलाया गया, इन्होंने वहां पर आना गवारा नहीं किया, कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नहीं था। और जब जनाब बात यह नहीं थी कि प्राइम मिनिस्टर नहीं था, जनाब चेयरमैन साहब, मिस्टर चेयरमैन, मसला यह नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर नहीं था, क्योंकि हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर तो अक्सर अपने चेयर्स पे जाके आप जो दिल है करें, चेयर्स पे जाएं। प्राइम मिनिस्टर तो नेशनल सिक्योरिटी की जो ब्रीफिंग्स थी उनमें भी नहीं थे। वहां पर कौन नहीं था? वहां पर वर्दी वाले नहीं थे, इस वजह से वो वहां नहीं आए। नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग में आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत ऐवान बाला का इजलास इस वक्त जारी है। अपोजिशन का इजलास सेनेट इजलास से वॉकआउट कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के मामून खुसूसी बराए इत्तलात हसन खावर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। फॉर्म है वो हमारा जो रजिस्ट्रियों के हवाले से है, और रजिस्ट्रियों के हवाले से तहसील की सतह पर हमारे 1 विंडो ई खिदमत सेंटर्स जो है वो काम कर रहे हैं। वहाँ पे ना सिर्फ हमने जो हमारा रजिस्ट्री का प्रोसेस है उसको डिजिटाइज किया भी और मुकम्मल करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हमने जो फ्रॉड और धोखाधड़ी के जो मौके थे उनको कम किया है। और वो ऐसे कम किया है कि हमने तमाम सर्विसेज को एक छत के तले कर दिया है, यानी कि लोग दस्तावेजात भी वहीं मुकम्मल करेंगे, वाजिबात की अदायगी भी वहीं होगी, रजिस्ट्री भी वहीं होगी, और सबसे अहम ये है कि रजिस्ट्री के बाद उसके ताबे जो इंदराज है वो भी मौके पर फौरी दर्ज किया जाता है। तो अब किसी किस्म का कोई लैग नहीं रहा, और इन 1 विंडो तहसील लेवल हमारे जो रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं, खिदमत सेंटर्स हैं, इसके जरिए जो रजिस्ट्री का प्रोसेस है वो भी सहल हो गया है, और फ्रॉड और धोखाधड़ी के जो मसाइल हैं उनमें भी बहुत कमी आ भी गई है और मजीद भी आएगी। तीसरी और बड़ी एक अहम चीज है हमारा जो रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। हमारी अदालतों में आज तक कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम सही तरह फाल नहीं हो सके, लेकिन सुपीरियर कोर्ट्स में उस पर काम हुआ। लेकिन हमारी जो रेवेन्यू कोर्ट्स थी वो उसमें इग्नोर्ड रही, और हमारी रेवेन्यू कोर्ट्स बड़ी अहम है क्योंकि ये कोर्ट्स जो हैं ये नायब तहसीलदार के लेवल से लेकर हमारे जो मेंबरान हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के और सीनियर मेंबर हैं वहां तक इनका जो अमल दखल है बड़ा अहम है, और लोगों को इन अदालतों के धक्के खाने पड़ते थे। उसके लिए एक IT बेस्ड सिस्टम बनाया गया है, एक डैशबोर्ड बनाया गया, ताकि हर कोर्ट जो है, चाहे वो नायब तहसीलदार की हो, तहसीलदार की हो, किसी भी सतह की हो, कलेक्टर की हो, वहाँ पे पेंडेंसी का अंदाजा किया जाए और तारीखें जितनी डाल रही हैं उनका अंदाजा किया जाए, और इनको बहुत तेज बुनियादों पर चलाया जाए। साथ ही साथ जो हमारे साइलीन थे उनको रिमोट हेयरिंग की फैसिलिटी भी दी गई, और इससे इतना इनकलाबी इससे तब्दीली आई कि मैं आपको बताऊं कि जनवरी पे इससे काम शुरू हुआ, अप्रैल में ये सिस्टम फाल हुआ, और अप्रैल से लेके दिसंबर तक यानी कि 8 महीने के अंदर हमारे जो रेवेन्यू केसेस थे, जो पेंडेंसी थी, जो बैकलॉग थी, वो 1,17,000 से आधी होके करीबन 63,000 तक आन पहुंची है, और बहुत तेजी से ये बैकलॉग जो है हम क्लियर कर रहे हैं। मैं आपको एक और मिसाल दूं कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर तारड़ साहब हमारे साथ खड़े हैं। आज से 1 साल पहले सिर्फ इनकी अदालत में 441 केस ज़ेरे इल्तवा थे, 441 केस, और आज की तारीख में सिर्फ इनके पास 2 पेंडिंग केसेस रह चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि ये वो खामोश इनकलाब है जो गवर्नेंस में तब्दीली से हम ला रहे हैं। एक और इनिशिएटिव का मैं आपको जिक्र करूं, और वो है रेवेन्यू अवामी खिदमत। वज़ीर आला पंजाब ने एक खास हिदायत की, उन्होंने कहा कि लोग मेरे पास ये शिकायतें लेके आते हैं कि उनको मुख्तलिफ दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते हैं, कभी एक अफसर मौजूद नहीं, कभी दूसरा अफसर मौजूद नहीं, और कई दफा उनको चक्कर लगते हैं। तो इस सिलसिले में जो इनिशिएटिव लिया गया वो ये है कि हमारे तमाम जो महकमा माल के अफसर हैं वो हर माह के जो पहले 2 दफ्तरी अयाम हैं उसके अंदर वो तमाम लोग एक छत के तले बैठे होते हैं। आप जाकर आपने जो काम करवाना है आप करवाएं,
اور تقریباً 1.25 لاکھ درخواستیں جو ہیں ہم نپٹا چکے ہیں اس طرح سے، اور وہ تمام لوگ تمام معاملات ایک ہی چھت کے تلے فوری حل کرتے ہیں. تو یہ وہ گورننس کی امپروومنٹ ہے جس پہ آج تک نہ تو کسی کی توجہ گئی تھی، اور لوگوں کے جو مسائل تھے محکمہ مال کے ساتھ ان کا انبار بڑھتا جا رہا تھا. اور تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ یہ ریئل چینج ان گورننس آ رہا ہے، لوگوں کو ان کی دہلیز پر جا کر ان کے مسائل کا حل مل رہا ہے. اور یہ جو چینج آ رہا ہے، جو انقلاب آ رہا ہے، جو گورننس ریفارمز آ رہے ہیں، یہ آپ کو پنجاب کے ہر شعبے میں نظر آئیں گے. یہ آپ کو پولیس میں بھی نظر آئیں گے، یہ آپ کو جو ہم نے زمینوں سے قبضے چھڑائے اس پہ پہلے بات ہوئی اس پہ بھی نظر آئیں گے، لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے بھی نظر آئیں گے. تو یہ جو فلاح کے منصوبے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں، ان پہ بات کریں. یہ عوام کی آسانیوں کے لیے بنائے گئے ہیں اور یہی وہ منصوبے ہیں. تشریف رکھیں جناب بہرامن تنگی صاحب، آپ ہاؤس میں ہر طرف شور مچا رہے ہیں، پلیز تشریف رکھیں اپنے نشست پہ. اپنے نشست سے تو آپ احتجاج کریں، ادھر ادھر گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں گھوم رہے ہیں آپ؟ اپنے تشریف رکھیں. جی تشریف رکھیں. فیصل صاحب تشریف رکھیں، باقی بھی آپ لوگ تشریف رکھیں. جی جی جناب چیئرمین آپ لوگ احتجاج جب کریں، میری آج لیڈر صاحب ایک سیکنڈ، میری آپ اپوزیشن سے بھی اور ٹریجری بینچز سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ احتجاج آپ کا حق ہے ضرور کریں، لیکن اپنی نشستوں سے کریں، بجائے ڈائز پہ آئیں اور اس ہاؤس کو ماحول خراب کریں. یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ احتجاج جو دل ہے کریں، اپنے نشستوں سے کریں. میں نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا، لیکن یہ روایت بڑی غلط ڈال رہی ہے اپوزیشن. اور بہرامن تنگی صاحب بالکل مہربانی فرمائیں اتنا شور نہ کریں، میری آپ سے گزارش ہے بس. تھینک یو. جی جی اب آپ جناب چیئرمین جی بعد میں موقع دیں گے سب کو. جی آپ بیٹھ جائیں گے. اب وہ بولنے دیں. لیڈر آف دا ہاؤس کھڑے ہیں، اب اس طرح نہیں ہوگی. تشریف رکھیں. لیڈر آف دا ہاؤس کھڑے ہیں، تشریف رکھیں اپنے. چلیں ٹھیک ہے جی بولیں. جی جی تشریف رکھیں. تشریف رکھیں مایوں صاحب، جناب عفنان صاحب تشریف رکھیں. تھینک یو سر. جی جناب چیئرمین فیصل پلیز. جی جناب چیئرمین میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ صرف ان نکات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں جو یہاں سے اٹھائے گئے. پہلا نکتہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی پیپر کا. تو میں نے یہ کہا کہ آج تک کس حکومت نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی پیپر دیا؟ کسی حکومت نے آج تک نیشنل سیکیورٹی پالیسی پیپر نہیں دیا. یہ پہلی مرتبہ عمران خان کی حکومت کو اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی پیپر آیا. نمبر 2 کہا گیا کہ ہمیں مانا اینڈ اپریشیٹ دیٹ، مانا کہ ہمیں دعوت ملی. کہا گیا کہ پارلیمان کی جو کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کی، آپ وہاں تشریف لائیں اور اس پہ آپ کے جو تحفظات ہیں وہ آپ اپنے پیش کریں. جب وہ پالیسی ڈرافٹ کی شکل میں تھی، یعنی کہ اس ڈرافٹ کو امپروو کرنے کے لیے آپ جو اپنا کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں پلیز دیں، ہم سارا ڈرافٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ نہیں آئے. کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ اس کمیٹی میں پرائم منسٹر نہیں تھے لہذا ہم نے آنا مناسب نہیں سمجھا. اوکے آپ کی بات سن لی. اب میرا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد ایک نیشنل سیکیورٹی بریفنگ بھی ہوتی رہی، اس میں بھی پرائم منسٹر نہیں تھے، مگر فرق کیا تھا دونوں میں؟ مگر دونوں میں فرق کیا تھا؟ فرق پرائم منسٹر کا نہیں تھا. نیشنل سیکیورٹی کی جب بریفنگ ہوئی وہاں وردی والے تھے، یہ بھاگے آئے سارے. اور یہ پارلیمان کی کمیٹی تھی، وہاں پر وردی والے نہیں تھے، کوئی نظر نہیں آیا. یہ فرق ہے. پرائم منسٹر کا فرق نہیں تھا. آپ دیکھ لیں، دونوں کا کمپوزیشن دیکھ لیں. میں نہیں کہہ رہا، آپ دونوں کا کمپوزیشن دیکھ لیں نا، اور ان کا بیہیویئر دیکھ لیں. تو یہ جو ہے دوسری بات یہ کرتے ہیں نہیں وہ دیکھیں نا، وہ تو بات باملادہ ہوشیار، مطلب وہ تو خیر جانے دیں اس کو. دوسری بات انہوں نے کی، انہوں نے بات کی سر اکانومی کی. انہوں نے سر اکانومی کی بات کی سر. ٹھیک ہے، کوئی نہیں سر، یہ کوئی نہیں ہوتا ہے سر، ہوتا ہے کوئی بات نہیں، ہوتا ہے. جب الیکشن قریب آ رہا ہے تو قبلے کبھی ادھر سے کبھی ادھر قطب نما کی طرح بدلتے رہتے ہیں، کبھی بین الاقوامی، کبھی یہ کبھی وہ. خیر کوئی بات نہیں، قطب نما ہے، کوئی بات نہیں. بات ہوئی سر ساتھ ہی سیکیورٹی کی، اکنامک سیکیورٹی کی بات ہوئی، اور
बड़ा ही दिल पे हाथ रख के कहा कि जनाब IMF और स्टेट बैंक और ये वो। सर पहली मर्तबा सर याकूब, मुझे याद है सर, मोहम्मद याकूब साहब आए थे IMF से, 6 साल इनकी हुकूमतें में गुजारे। IMF की बात करते हैं सर, पाकिस्तान के IMF की 61 साल की तारीख है। 21 मरतबा ये जा चुके हैं IMF में, 22वीं मरतबा और पहली मरतबा PTI IMF प्रोग्राम के पास गई। नंबर 1। नंबर टू सर, इसमें भी इनका रिकॉर्ड का जवाब नहीं। सबसे ज्यादा 10 मरतबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो IMF प्रोग्राम ले चुके हैं, 10 मरतबा। और इनको ये भी एजाज हासिल है कि सबसे बड़े बेल आउट पैकेजेस भी ये लेते रहे हैं। करते क्या थे सर, IMF प्रोग्राम हमें इकोनॉमी सिखाते हैं। IMF प्रोग्राम सिर्फ लेंडिंग के लिए नहीं होता, उसके साथ वो कहता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी करें। तो जो इतने अरसे के लिए आप जो इतने बड़े बड़े कर्जे, 10 मरतबा तो सिर्फ आप गए हैं, 4 मरतबा PMLN गई है, तो वो जो कर्जे रहते रहे तो वो कहां आपके लल्ले तलल्लों में खर्च होते रहे? क्यों नहीं की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म? और कर्जों की बात करते हैं, मैंने उस दिन भी कहा था आपके लिए वे 55 अरब रुपए के कर्जे हमारे सर पर हैं, जिसमें से हम 29 अरब अभी दे चुके हैं, 12 अरब इस साल दे रहे हैं और 12 अरब हम अगले साल देने जा रहे हैं आपके लिए हुए कर्जे। तो आप हमसे ये वाली बात ना करें, आप खातिर जमा रखें, इलेक्शन का वक्त आने वाला है, आप अपने किबले जहां मर्जी करें, हमारा किबला तो अवाम की तरफ है। और बैनुल अक़वामी साम्राज्य की भी बात सर हुई। कल यहां पर सर लीडर ऑफ अपोजिशन, आप रिकॉर्डिंग लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने यहां खड़े होकर कहा तकलीफ हो रही है सर। मुझे लग रहा है मैं किसी अस्पताल के वार्ड में खड़ा हूं सर, किसी अस्पताल के वार्ड में खड़ा हूं। कल यहां पर खड़े होकर लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये इतराफ किया कि हमने उस वक्त हमारी लीडरशिप ने उस वक्त अपने बैनुल अक़वामी दोस्तों से बातचीत की और वापस आने का रास्ता हमवार हुआ। ये उन्होंने कल यहाँ पर हाउस में कहा। तो बैनुल अक़वामी साम्राज्य आप हमें क्या बता रहे हैं? आपके लीडर CV लेकर अगर अमेरिका में बेंच पर बैठे हैं, उनकी तस्वीरें फ्रंट पेज पर छपे हैं, तो आप हमें तो बताएंगे कि बैनुल अक़वामी साम्राज्य क्या होता है? हम तो पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, पाकिस्तान के वकार के लिए, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अवाम की ताकत के साथ इमरान खान खड़ा है और खड़ा रहेगा। थैंक यू सर। कॉलिंग अटेंशन नोटिस ऑफ सेनेटर मुश्ताक साहब। जी सर, ऑर्डर नंबर 20 सर। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। मुश्ताक साहब कह रहे हैं कि जी मेरा कॉलिंग अटेंशन ले लें, उसके बाद मैं सर इधर ही हूं आपके साथ। डॉक्टर जी अच्छा जी, ना ही समझना है तो फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। जी बताएं। I, Senator Mushtaq Ahmed, जी sir, want to draw attention of the Minister for the Railways towards laying up of the jobs of railway patrollers, thus leaving the railway tracks insecure to the terrorist activities. Mr. Chairman, जी प्लीज स्टार्ट करें। बहुत अहम इशू वाह जी। अली मोहम्मद खान साहब, आपको बताएं कि सेनेट के इजलास में अपोजिशन अरकान का एहतजाज इस वक्त जारी है। बहरमन तंगी शोर ना करे, नशिस्त पर बैठे, ऐसा कहना था चेयरमैन का। उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट के अरकान को नशिस्तों पर बैठने की हिदायत की। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक। आप देखते रहिए आज न्यूज।